वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस एपिसोड में हम एमडी कैट बायोलॉजी से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि इसकी कंपोजिशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं और इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जहां से आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने देखना ये है कि ये आपके पास एक सेल है। इस सेल में बहुत सारे जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनके गिर्द एक कवरिंग की ज़रूरत होती है, एक बाउंड्री की ज़रूरत होती है, एक पैकिंग की ज़रूरत होती है ताकि वो चीज़ें अंदर पैक रहें, रिलीज़ ना हो, अंदर जो है वो महफूज रहें। तो वो जो लेयर होती है, जो उनका एक उनकी बाउंड्री है, उस बाउंड्री को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके और नाम भी हैं, और नामों में इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और इसको हम प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं, प्लाज्मा लीमा, और इसको हम सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और स्केलेटल जो मसल फाइबर्स होते हैं उस केस में हम इसको सार्कोलीमा भी कहते हैं। सो अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम देखें कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों है, तो प्लाज्मा फ्लूइड को कहते हैं ना, जो फ्लूइड यहाँ पर मौजूद है सेल के अंदर, ये उसकी एक कवरिंग है, उसकी एक बाउंड्री है। इस वजह से हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये आउटर मोस्ट होती है एनिमल्स के अंदर, आउटर मोस्ट बाउंड्री इन एनिमल सेल्स एंड आल्सो इन एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, ये यानी कि अमेबा वगैरह जो है। इसके अलावा अगर ये प्लांट्स में है, फंजाई में है, बैक्टीरिया में है, तो ये सेल वॉल के अंदर है, इनर टू सी डब्ल्यू मीन क्लास वर्क नहीं है, सेल वॉल है। सो जिस सेल में भी सेल वॉल होगी ना, तो ये सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल की इनर साइड पर आ जाएगी। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन किन कंपोनेंट्स की बनी हुई होती है। तो कंपोजिशन देखें अगर हम, तो कंपोजिशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसके मॉलिक्यूल्स के नेम्स हैं। तो मॉलिक्यूल्स में पहला नाम जो है इम्पॉर्टेंट, वो है लिपिड्स का। लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर 20 to 40% प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सेकंड नेम आता है प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स की परसेंटेज ज़्यादा होती है, ये ऑलमोस्ट 60 to 80% प्रेजेंट होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। और थर्ड नेम जो इम्पोर्टेंट है, तीसरा जो ख़ानदान है मॉलिक्यूल्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होते हैं, इनकी कोई प्रॉपर परसेंटेज नहीं होती। दे आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। ये आपने परसेंटेज के तौर पे नहीं याद करना, ये बहुत कम कम अमाउंट में होते हैं। अगर हम देखें कि इस मेम्ब्रेन में कौन से लिपिड्स हैं, कौन सी प्रोटीन्स हैं, कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो हम अगर हम इस कंपोजिशन को डिटेल से देखें, कंपोजिशन, तो सबसे पहले जो आपके सामने चीज़ आई है वो है लिपिड्स की। तो इसको हम ब्लू कलर से बनाते हैं, लिपिड्स। ये आ गए जी हमारे पास लिपिड्स। दो तरह के लिपिड्स होते हैं, उनमें पहली जो टाइप है लिपिड्स की, उसको हम फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, जो कि अभी आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में डिटेल से दिखा भी देंगे। ये बाइलेयर बनाते हैं। बाइलेयर कैसे बनेगी वो हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में देखेंगे। दूसरे जो लिपिड्स होते हैं वो स्टीरोल्स होते हैं। स्टीरोल में कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल भी आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में दिखा देंगे, इसके फंक्शंस क्या हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने देखनी है वो है प्रोटीन्स की। कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं? आमतौर पर जो प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती हैं उनकी दो टाइप्स होती हैं। नंबर वन, वो प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धसी हुई हैं, एम्बेडेड है, उनको हम इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स। और वो प्रोटीन जो धंसी नहीं हुई, एम्बेडेड नहीं है, जस्ट लगी हुई है सरफेस पे, उनको हम पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं।
अब आपको पता है कि मेम्ब्रेन के दो सरफेसेस हैं, एक ये सरफेस है, ये आउटर सरफेस है, और एक ये वाला सरफेस है, इसको हम इनर सरफेस कहते हैं। तो जो प्रोटीन्स आउटर सरफेस पे लगी होती हैं उनको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, और जो प्रोटीन्स इंटरनल इनर सरफेस पे लगी होती हैं, जो साइटोप्लाज्म वाली साइड पर है, ये वाली साइड है, इस साइड पर लगी हुई प्रोटीन्स को हम इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ये सरफेस पे होंगी और इनको पेरिफेरल कहेंगे। इंटीग्रल प्रोटीन्स आमतौर पर या तो लिपिड बायलेयर के अंदर मुकम्मल तौर पर एम्बेडेड होती हैं या किसी एक लेयर में एम्बेडेड होती हैं। अगर वो मुकम्मल तौर पर एम्बेडेड होंगी तो उनको हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहेंगे। ट्रांस मेम्ब्रेन वो प्रोटीन होती है जो दोनों बायलेयर्स में मुकम्मल तौर पर थ्रू आउट द मेम्ब्रेन मौजूद हो, और यही वो प्रोटीन्स हैं जो आमतौर पर ट्रांसपोर्ट का काम भी करती हैं। ट्रांसपोर्ट का काम कैसे करती हैं? ये चैनल प्रोटीन्स के तौर पर और कैरियर प्रोटीन्स के तौर पर ये ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं, वो हम फंक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चैनल्स होते हैं और कैरियर्स भी होते हैं। चैनल्स को हम गेट्स भी कहते हैं, जैसे आपने सोडियम गेट पढ़ा, पोटेशियम गेट पढ़ा, कैल्शियम चैनल्स या गेट्स पढ़े। कैरियर्स भी इसी तरह के होते हैं। तो ये थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा, तो इसको हम दिखाने के लिए शो कर लेते हैं। सो आप अगर इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, सारी क्लासिफिकेशन आपके सामने मौजूद है। इसके बाद हम दोबारा आते हैं और तीसरी टाइप को डिस्कस करते हैं। तीसरी टाइप जो प्रोटीन के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स की है, उनको हमने कार्बोहाइड्रेट्स का है, जो बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं। सो मैंने इनको इनके सेंटर में लिखा है जानबूझ के, क्योंकि ये अलग से मौजूद नहीं होते। ये या तो लिपिड्स के साथ अटैच होते हैं, उनको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, या ये अटैच होते हैं प्रोटीन्स के साथ। तो इस साइड पर प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन के साथ जब अटैच होंगे तो ये बन जाएंगे ग्लाइको प्रोटीन। अब यहाँ पे एक फेमस एमसीक्यू आता है कि कार्बोहाइड्रेट्स की कौन सी फॉर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट होती है और ये किस साइड पर होते हैं? तो ग्लाइको प्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड जस्ट आउटर साइड पर होते हैं, इनर साइड पर नहीं होते। ये इस तरह से होते हैं, ठीक है, आउटर साइड पर। और ये ग्लाइको कैलेक्स बनाते हैं। कैलेक्स का मतलब आउटर कवरिंग होता है। और ये ओलिगोसेकेराइड्स वाली शुगर्स होती हैं, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है जो शुगर्स हैं वो 3 टाइप्स की हैं, मोनो, ओलिगो और पोली। तो 2 एमसीक्यूज यहाँ पे क्लियर हुए। कार्बोहाइड्रेट्स की कौन सी फॉर्म है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर? ओलिगोसेकेराइड्स। और ये कार्बोहाइड्रेट्स जस्ट आउटर वाली सरफेस पे होते हैं, जो सरफेस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को फेस कर रही होती है। साइटोप्लाज्म वाली साइड पे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। सो ये हो गई इसकी कंपोजिशन। अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर में 2 मॉडल्स हैं, उन दोनों को हम डिस्कस करते हैं। पहला मॉडल यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है और दूसरा मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है, इसको प्रपोज की जो है वो किया था डेवसन और डेनिली ने। प्रपोज बाय, इसका हम कलर चेंज करते हैं जी, रेड वापस ले आए। प्रपोज बाय डेवसन D&D, डेवसन एंड डेनिली। अब डेनिली के स्पेलिंग आपने खुद ही देख लेने इन 1935। उसके बाद जो दूसरा मॉडल है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। वो प्रपोज किया था निकलसन एंड सेंगर ने। निकलसन एंड सिंगर है, सिंगर। और ये प्रपोज किया गया था 1972 में। अब इनके बाकी डिफरेंसेस क्या है, लेयर्स कैसी होती हैं, डेफिनेशन क्या है, प्रोटीन्स कैसी होती है, वो हम डायग्राम से समझते हैं। तो ये हमारे सामने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की डायग्राम आ गई है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक इसकी जो टोटल लेयर्स हैं वो 3 है। पहली लेयर ये आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन, दूसरी लेयर ये लिपिड बायलेयर है, इसको मैं एक लेयर ही काउंट कर रहा हूँ, और तीसरी लेयर इनर साइड ऑफ सेल जो है वो भी प्रोटीन की लेयर है। मींस अगर मैं आपको इसको एचडी में दिखाऊं तो ये मैं क्या दिखा रहा हूँ कि
ये सेल है, ये सेल का इतना सा पोर्शन जूम इन किया हुआ है, इतना सा पोर्शन जो है वो जूम इन किया है, तो आपको ये इसकी लेयर्स मिल रही हैं। अब इसमें आपने देखा 3 लेयर्स हैं, तो डेफिनेशन क्या बनेगी कि सबसे पहले देखेंगे सेंटर वाली लेयर। सेंटर वाली जो जो लेयर है वो फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है। फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, हेड और टेल वाले, हेड और टेल वाले, ठीक है। ये लिपिड बाइलेयर हो गई, लिपिड बाइलेयर हो गई। और इसका सैंडविच बना हुआ है, जो कि दूसरे कलर से मैं प्रोटीन के लेयर्स शो करूंगा। सैंडविच बना हुआ है बिटवीन लेयर्स ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन की लेयर्स हैं, और ये आमतौर पर ग्लोबुलर प्रोटीन है। मैं इसके नीचे ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, these are globular protein which are present on outer as well as on inner side of lipid bilayer। ये सारी जो प्रोटीन्स हैं ये लेयर्स की फॉर्म में। तो लिपिड बाइलेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स, जो कि आउटर साइड पर भी है और इनर साइड पर भी है, ठीक है जी। इसके बाद इसकी आउटर और इनर सरफेस देखें। इसकी आउटर सरफेस इज मेड बाय प्रोटीन, ये इसकी आउटर सरफेस है, ये वाली साइड ये प्रोटीन की बनी हुई है। इसकी इनर सरफेस भी प्रोटीन की बनी हुई है, ये वाली साइड, ये वाली, ये भी प्रोटीन की बनी हुई है। और प्रोटीन्स हाइड्रोफिलिक होती हैं, तो इसकी आउटर और इनर साइड दोनों हाइड्रोफिलिक हैं, लेकिन वो हाइड्रोफिलिक प्रोटीन्स की बनी हुई लेयर्स है, हाइड्रोफिलिक प्रोटीन। उसके अलावा जो जो लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं उसको भी अगर हम देखें तो उनका जो हेड है ये भी हाइड्रोफिलिक होता है, ये भी आपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में पढ़ा है। तो प्रोटीन और हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड मिला के हाइड्रोफिलिक जोन ऑफ आउटर साइड, ये आउटर साइड का हाइड्रोफिलिक जोन है। और इसी तरह इनर साइड पर भी प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का हेड ये मिला के आपका हाइड्रोफिलिक जोन है। सो आउटर और इनर दोनों साइड्स पर हाइड्रोफिलिक जोन्स हैं। ये बहुत ही जो है अक्लमंद मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए कि सेल के बाहर और अंदर दोनों साइड्स पर सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन, अंदर भी सोल्यूशन और बाहर भी एक्वस सोल्यूशन है। सो एक्वस सोल्यूशन को फेस पोलर मॉलिक्यूल्स ही करते हैं। वाटर भी पोलर है, तो वाटर को फेस भी वाटर को अट्रैक्ट करने वाली चीजें करेंगी। सो साइटोप्लाज्म वाला जो सोल्यूशन है वो सेल के अंदर है। तो साइटोप्लाज्म को फेस कौन सा हाइड्रोफिलिक हिस्सा कर रहा है, इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। और सेल के बाहर भी वाटर होता है, एक्वस मीडियम होता है, सोल्यूशन होता है, जो कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के नाम से होता है। उसको भी फेस कौन कर रहा होता है, हाइड्रोफिलिक जोन कर रहा होता है, जो प्रोटीन प्लस हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो मैं हाइड्रोफिलिक प्रोटीन प्लस हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल को मिला के हाइड्रोफिलिक जोन का जो है वो काउंट होगा। तो हाइड्रोफोबिक जोन कहाँ गया, हाइड्रोफोबिक जोन को मैं ग्रीन कलर से शो करता हूँ यहाँ पे, ये हाइड्रोफोबिक जोन है। ये देखें, टेल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड, दोनों लेयर जो हैं, एक ये लेयर है और एक ये लेयर है, दोनों लेयर्स में जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उनकी टेल्स मेक हाइड्रोफोबिक जोन। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, just tails of PL मीन फॉस्फोलिपिड्स मेक हाइड्रोफोबिक जोन, जो कि एक दूसरे को फेस कर रही हैं। ये भी बहुत ही अक्लमंद मॉलिक्यूल्स हैं कि देखें वाटर से दूर भागना है ना हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स ने, तो वो टेल्स हैं, तो दूर भागते भागते वो एक दूसरे को फेस कर रही हैं। और जो हाइड्रोफिलिक जोन्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो वाटर को फेस करने के लिए वाटर के साथ इन टच है। सो बाहर वाली साइड भी इन टच है, अंदर वाली साइड भी हाइड्रोफिलिक इन टच है। हाइड्रोफोबिक पार्ट पानी के साथ इन टच नहीं है, वो एक दूसरे के साथ इन टच है। सो यहाँ से बड़े फेमस एमसीक्यूज क्लियर हुए कि यूनिट मेम्ब्रेन के मुताबिक जो हाइड्रोफिलिक जोन है वो प्रोटीन और हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड का बना होता है, आउटर फेस पे भी और इनर फेस पे भी। अब हम देखते हैं कि इसकी प्रोटीन्स कैसी होती हैं। इनकी जो प्रोटीन्स होती हैं वो लेयर्स के फॉर्म में होती हैं, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूअस लेयर्स की फॉर्म में होती हैं, और दोनों साइड्स पर होती हैं, आउटर साइड पर भी और इनर साइड पर भी। लेकिन मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी थी
उसके मुताबिक ये मॉडल इतना एक्सेप्टेबल नहीं रहा, ये रिजेक्ट कर दिया गया। सो अब ये मॉडल एक्सेप्टेड नहीं रहा। अब कौन सा है जी, अब आ गया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो 1972 में प्रपोज किया गया। इसको भी हम डायग्राम के जरिए क्लियर करते हैं। तो ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स मॉडल है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं। इसमें लेयर्स देखें, फॉस्फोलिपिड लेयर वैसे ही है, ये देखें, ये फॉस्फोलिपिड की लेयर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एज इट इज ही है। इसमें भी जो हेड्स हैं वो आउटर और इनर साइड्स पर फेस कर रहे हैं। ये देखें, ये साइटोप्लाज्म, ये सेल की इनर साइड है, और ये बाहर वाली साइड है, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये लिखा हुआ है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एज इट इज ही है, उनमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन क्या होता है, प्रोटीन की लेयर्स कॉन्टिन्यूस नहीं है। प्रोटीन की लेयर्स आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही, बल्कि ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं जो यहाँ पर एम्बेडेड है। ये देखें, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये रेगुलर इंटरवल्स पर यानी थोड़े थोड़े वक्फे के बाद यहाँ पर क्या है जी, एम्बेडेड है। सो प्रोटीन लेयर्स आर नॉट प्रेजेंट, बल्कि प्रोटीन्स आर एम्बेडेड, प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर। लिपिड की दो लेयर एज इट इज प्रेजेंट है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें भी अगर आप हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक जोन देखें तो हाइड्रोफिलिक जोन जो है वो सिर्फ हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल ही मेजर काउंट कर रहा है, हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ये सारा कहाँ गया जी, वापस चलें। ओके, हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल कहाँ है जी, ये रहे। हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड जो है, हेड्स ऑफ फॉस्फोलिपिड ये मेजर रोल प्ले कर रहे हैं हाइड्रोफिलिक जोन में, ठीक है। हाइड्रोफिलिक जोन्स जो कि आउटर सरफेस पे भी बन रहा है और इनर सरफेस पे भी बन रहा है, हाइड्रोफिलिक जोन्स हैं। हाइड्रोफोबिक जोन इसका भी टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से बनेगा। ये हाइड्रोफिलिक, बल्कि हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक लिखना है यहाँ पे। हाइड्रोफिलिक कौन बना रहा है और हाइड्रोफोबिक कौन बना रहा है। तो हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं, हेड्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स आर मेकिंग हाइड्रोफिलिक, जबकि टेल्स जो है ना, ये वाली टेल जो अंदर में अभी आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ, किस कलर से बना है यहाँ पे, ब्लू कर देते हैं। टेल्स जो है अगेन उसी तरह यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की तरह ही आपस में एक दूसरे को फेस कर रही हैं। इसके बाद प्रोटीन्स के बारे में बताएं आपको। प्रोटीन्स आर प्रेजेंट एट रेगुलर इंटरवल्स, नॉट कॉन्टिन्यूअस, एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी वो वक्फे वक्फे पर मौजूद। और ये वाला मॉडल एक्सेप्ट कर लिया गया है क्योंकि यही मॉडल है जो बाकी की जो ऑर्गेनेलीज हैं उनकी मेम्ब्रेन में पर भी अप्लाई होता है। इसके अलावा इस मॉडल के मुताबिक जो ये येलो कलर के आपको पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स, ये कोलेस्ट्रॉल्स हैं, ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर के दरमियान में होते हैं। इसकी लोकेशन आपने याद करनी है स्ट्रक्चर के अंदर कि ये कहाँ है। सो ये हाईलाइट किया हुआ है, ये कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे लिखा भी हुआ है। कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं फॉस्फोलिपिड। अभी मैं आपको फंक्शन में बताऊंगा कि ये करते क्या हैं, तो आपने वहां याद रखना ये मौजूद कहाँ थे, ये फॉस्फोलिपिड्स के दरमियान में मौजूद है, ये सारे येलो कलर के मॉलिक्यूल। और इसके अलावा आपने एमसीक्यूज में क्या याद करना है, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ये आउटर सरफेस देखें जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की है, इसमें आपको ये ग्लाइकोलिपिड नजर आ रहा है, इसलिए कि ये प्रेजेंट है लिपिड के साथ, ये लिपिड बना हुआ है, लिपिड के साथ ही ग्लाइकोलिपिड। इसके कलर मैं रेड कर देता हूँ ताकि ज्यादा आपको क्लैरिटी हो जाए। सो दिस इज रेड कलर, ये ग्लाइकोलिपिड है ये वाला, और ये प्रेजेंट है ऑन द सरफेस ऑफ फॉस्फोलिपिड। सो अगर आप कार्बोहाइड्रेट को लिपिड के साथ अटैच करते हैं तो ग्लाइकोलिपिड बनता है। इसी तरह ग्लाइकोप्रोटीन देखें, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, इसमें ये प्रोटीन के साथ, ये प्रोटीन थी और प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट अटैच है, और ये दोनों चीजें ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड आपको जस्ट बाहर वाली साइड पे दिख रही है, अंदर वाली साइड पे इनका कोई नामो निशान, इनमें कोई घास नहीं डालता है। अंदर वाली साइड पर भी एक स्पेशल चीज है, और वो क्या है जी, वो साइटोस्केलेटन के फिलामेंट्स हैं। ये देखें, ये येलो कलर के जो फिलामेंट्स नजर आ रहे हैं जो कि एक्टिन और मायोसिन के बने होते हैं, ये बाद में क्लीवेज फरो करने में, सेल को दो हिस्सों में डिवाइड करने में, सेल को तोड़ने में इन्वॉल्व होते हैं, और इसके अलावा सेल की मोटिलिटी में भी इन्वॉल्व होते हैं।
ये सारे फिलामेंट्स जो हैं ये किस चीज़ के हैं, माइक्रो फिलामेंट्स हैं जो कि एक्टिन और मायोसिन के बने हुए हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में भी फाइबर्स होते हैं, ये देखें ये फाइबर्स हैं बड़े बड़े जो कि जो सेल के बाहर वाला मैट्रिक्स होता है ना उसको मेंटेन करते हैं ताकि सेल्स आपस में जुड़े रहें, एडजेसेंट जो सेल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच रहे। सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि लिपिड बाइलेयर है, प्रोटीन्स रेगुलर इंटरवल्स पर एम्बेडेड हैं और ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन बाहर वाली साइड पर मेम्ब्रेन के बाहर उनको दरवाजे से बाहर ही रखा जाता है। अंदर वाली साइड पे फिलामेंट्स हैं साइटोस्केलेटन के, माइक्रोफिलामेंट्स कहते हैं उन्हें, और बाहर वाली साइड पर मैट्रिक्स के फाइबर्स मौजूद है। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि इसको फ्लूइड क्यों कहते हैं और मोज़ेक क्यों कहते हैं, तो याद रखें बच्चों फ्लूइड इसको लिपिड्स की वजह से कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो लिपिड्स होते हैं ना वो ऑयली होते हैं, तो ये ऑयली ऑयली सी मेम्ब्रेन होती है, सख्त नहीं होती, सेल वॉल की तरह सख्त नहीं होती, ये ऑयली 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 सी होती है। और इसके लिपिड्स एक दूसरे को मूव भी कर रहे होते हैं, कोई इधर जा रहा है कोई आगे जा रहा है, सो दे आर नॉट स्टैटिक। सो मेम्ब्रेन बिल्कुल फ्लूइड की तरह होती है, फ्लूइडिटी होती है उसकी। अभी फंक्शन में भी हम देखेंगे कि फ्लूइडिटी बढ़ती कैसे और कम कैसे होती है। इसको मोज़ेक क्यों कहते हैं, ये स्पेशल पैटर्न का नाम है जिसमें एक जैसे खीर के ऊपर बादाम पड़े हुए होते हैं, ऐसे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर जगह जगह पर प्रोटीन एम्बेडेड है। इस तरह के पैटर्न को मोज़ेक पैटर्न कहते हैं। और इस मेम्ब्रेन के मुताबिक, इस मॉडल के मुताबिक मेम्ब्रेन में पोर्स भी होते हैं जिनके जरिए एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, उनको हम आगे प्रोटीन के फंक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। सो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ, इसमें से काफ़ी एमसीक्यूज हमने जो है वो डिस्कस किए हैं। अब आते हैं जी फंक्शंस की तरफ। फंक्शंस में सबसे पहले जो इसके लिपिड्स हैं उनका फंक्शन है। तो लिपिड दो तरह के थे, पहले लिपिड्स कौन से थे जी, फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स का काम क्या होता है, फॉस्फोलिपिड्स मेक बाइलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं। और आपको पता है कि जो लिपिड्स होते हैं वो जितने ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बने होंगे उतनी ज़्यादा फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी। सो फ्लूइडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये बड़ा फेमस एमसीक्यू है क्योंकि आपको पता है फॉस्फोलिपिड की जो टेल्स होती हैं उसमें फैटी एसिड्स होते हैं, अगर वो अनसैचुरेटेड होंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछें इस तरह के फॉस्फोलिपिड्स हैं इनमें ज़्यादा अनसैचुरेशन है या इनमें ज़्यादा अनसैचुरेशन है, तो आपने पढ़ा हुआ है कि जिनमें ये जो टेल होती है वो बैंड क्रिएट करती है, वहाँ पे अनसैचुरेशन होती है, डबल बॉन्ड होते हैं। सो ये वाली फॉस्फोलिपिड ज़्यादा अनसैचुरेशन क्रिएट करेंगे और मेम्ब्रेन ज़्यादा फ्लूइड की फॉर्म में होगी और वो अपना बैलेंस भी खो देगी। सो इस वजह से सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होने चाहिए अगर मेम्ब्रेन को थोड़ा सा मेंटेन करना है, और अगर ज़्यादा हार्ड हो गई है उसको नरम करना है तो अनसैचुरेटेड होने चाहिए, जो कि आपने प्लांट्स में एक जगह पढ़ा भी हुआ है। सेकंड जो लिपिड्स होते हैं वो आपको बताया था कोलेस्ट्रॉल वगैरह, स्टीरोल की टाइप कोलेस्ट्रॉल। ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये आपने डायग्राम में येलो कलर की फॉर्म में देखे थे। इनका काम होता है फ्लूइडिटी को रिड्यूस करना, मेंटेन करना। ये मेंटेन करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, मेंटेन फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी क्रिएट करना फॉस्फोलिपिड्स का काम है, मेंटेन करना इसका काम है। और आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करती है फ्लूइडिटी को ताकि मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल ही मेल्ट ना हो जाए। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल ये रेगुलेट भी करता है ट्रैफिक को, रेगुलेशन ऑफ ट्रैफिक। जो चीज़ें सेल के इन और आउट जा रही हैं उनको कोलेस्ट्रॉल रेगुलेट करेगा, उनको चेक एंड बैलेंस में रखेगा। ये लिपिड्स के फंक्शन हो गए। अब आते हैं प्रोटीन के फंक्शंस। प्रोटीन्स के जो फंक्शन है ये यहाँ पे कट रहा है तो इसको रेज कर देते हैं। जो प्रोटीन के फंक्शंस हैं उनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है वो ट्रांसपोर्ट का है। ट्रांसपोर्ट के अंदर चैनल प्रोटीन्स हैं, कैरियर प्रोटीन्स हैं, चैनल प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स, और कैरियर प्रोटीन के अंदर ही पंप्स भी आ जाते हैं जिनको डिटेल के साथ हम ट्रांसपोर्ट वाले टॉपिक में ही डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्ट के अलावा जो सेकंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगे हुए एंजाइम्स होते हैं।
इसमें दो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल है एडिनाइलेट साइक्लेस, ये एंजाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिग्नलिंग का काम करता है। एडिनाइलेट साइक्लेस, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम भी प्रोटीन है ना, तो एम्बेडेड होगा, और ये एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट्स एटीपी इनटू साइक्लिक एएमपी। जिस वक्त सेल के अंदर कोई सिग्नल आना होता है ना, तो इस सिग्नल को अंदर तक पहुंचाना सीएएमपी का काम होता है, और सीएएमपी को बनाने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंजाइम लगा होता है। ठीक है, इसके अलावा प्रोकैरियोटिक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उस पे रेस्पिरेटरी एंजाइम लगे होते हैं, बिकॉज वहाँ पे मीजोसोम होते हैं जो कि इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन से बनते हैं और फिर वो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है जो कि पावर हाउस हो सकता हो। सो रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं किसकी मेम्ब्रेन पे? प्रोकैरियोट्स की मेम्ब्रेन पे रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं, और फिर वहीं से ही मीजोसोम की फॉर्मेशन भी होती है। प्रोटीन के फंक्शन इसके अलावा कौन कौन से हैं? रिसेप्टर्स हैं, सेल के ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं, वो भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। जैसे आपने एचआईवी का पढ़ा था, CD4 रिसेप्टर, CD4 रिसेप्टर आपने पढ़ा था जहां पर एचआईवी अटैक करता है। और भी बहुत सारी टाइप्स हैं जो कि रिसेप्टर्स को सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होता दिखाई देती है। रिसेप्टर्स के अलावा एंटीजेंस आपने पढ़ी होंगी, एंटीजेंस प्रेजेंट होती हैं सेल के सरफेस पे। फॉर एग्जांपल एंटीजन ए रेड ब्लड सेल पर होती है, एंटीजन बी होती है, RH एंटीजन होती है, और भी एंटीजेंस हैं। ये एंटीजेंस भी प्रोटीन इन नेचर होती हैं, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन में ही कंसिडर होगा। नेक्स्ट, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन का क्या क्या फंक्शन है? ये मार्कर्स के तौर पे काम करती हैं। मार्कर्स मीन ये पहचानने के तौर पे काम करती हैं, सेल सरफेस मार्कर्स। यानी अगर आपने सेल को रिकग्नाइज करना है ना कि ये किस जात का सेल है, किस नस्ल का सेल है, हम लोग भी अक्सर अपनी शक्लों से पहचाने जाते हैं कि ये किस बरादरी का सेल है। तो आमतौर पर सेल्स की सरफेस पे स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, उनको देख के पहचाना जाता है कि ये कौन से सेल्स हैं और ये यहाँ पे क्या फंक्शन प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा ओवरऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन आपने पढ़ा था, नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन, जो कि ये मस्कुलर सेल्स में मसल के जो सेल्स होते हैं वहाँ पे, और इसके अलावा न्यूरॉन्स के जो सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स, वहाँ पर इसका ये फंक्शन होता है कि ये नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये नर्व इम्पल्स को एक वेव की फॉर्म में ट्रांसमिट करती है, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की वेव होती है, जो न्यूरॉन की पूरी लेंथ के अक्रॉस ट्रेवल करती है। सो ये फंक्शन इसका नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन का हो गया। अब फंक्शंस के बाद हमने डिस्कस करना है कि जो ट्रांसपोर्ट है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस वो कैसे होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन जो भी ट्रैफिक सेल के अंदर इन और आउट होती है ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो जो भी चीजें सेल के अंदर एंटर होंगी या सेल के अंदर से बाहर जाएंगी, एग्जिट होंगी यानी बाहर निकल जाएंगी, तो वो सेल मेम्ब्रेन से गुजर करी जाएंगी। सो सारा रेगुलेशन का जो काम होता है वो सेल मेम्ब्रेन का है। ये डिसाइड करे कि भाई तुम जाओ, तुम मत जाओ, तुम जाओ। इस वजह से इसको हम सेमी परमिएबल, इसके अलावा हम इसको डिफरेंशियली और सिलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं, क्योंकि ये सिलेक्ट करती है इसने जाना है इसने नहीं जाना है, यानी कि ये चौकीदारी का काम कर रही है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर काम करती है। आम तौर पर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो यूजफुल चीजें होती हैं, उनको सेल इनटेक करता है, जिनकी जरूरत होती है, और जिनकी जरूरत नहीं होती उनको सेल बाहर निकाल देता है। और वाटर की इन और आउट दोनों चीजें चलती रहती हैं अकॉर्डिंग टू जरूरत। अगर वाटर की जरूरत होगी तो वो सेल में आ जाएगा, अगर जरूरत नहीं होगी तो सेल से चला जाएगा। अब कौन कौन सी चीजें सेल मेम्ब्रेन से इजीली क्रॉस कर जाती हैं और कौन सी इजीली क्रॉस नहीं करती?
आमतौर पर आपने देखा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड बाइलेयर यानी जो लिपिड्स हैं उनकी दो लेयर्स होती हैं। सो जो चीजें लिपिड सॉल्युबल होंगी वो इजीली क्रॉस कर जाएंगी। लिपिड सॉल्युबल चीजें लिपिड्स में से इजीली क्रॉस, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक। इसके अलावा जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स गैसेस हो गई, उसके अलावा जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिन पे कोई चार्ज नहीं है वो, और गैसेस वगैरह, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली डायरेक्टली क्रॉस कर जाती है। आयंस हो गए, आयंस फेस डिफिकल्टी क्योंकि इनके ऊपर चार्ज होता है, ये इजीली क्रॉस नहीं कर पाते। उसके अलावा मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी इजीली क्रॉस नहीं कर पाते, डू नॉट क्रॉस। तो फिर इनको कैसे मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करना है, उसके लिए हम फिर इसकी पूरी टाइप्स पढ़ते हैं। तो टाइप्स आपके सामने डायग्राम में शो की गई हैं, पैसिव और एक्टिव। तो हम इसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सो मेजर दो टाइप्स हैं। नंबर वन, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होती है जिसमें कोई भी एटीपी यूज नहीं होता, एनर्जी यूज नहीं होती। और दूसरी कौन सी होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी यूज होती है। एक तो ये फर्क हो गया, और दूसरा फर्क ये होता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में चीजें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती हैं, और एक्टिव में लो से हाई की तरफ जाती हैं। तो एक और डिफरेंस अगर आप लिखना चाहें तो ये पैसिव डाउन हिल मूवमेंट है यानी ऊपर से नीचे, और जो एक्टिव होती है ये अप हिल मूवमेंट होती है, कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ। यानी जो साइड ज्यादा कंसंट्रेशन वाली है उस तरफ मजीद मॉलिक्यूल्स को भेजना है, और इस काम के लिए आपको पता है एनर्जी तो खर्च होगी, ताकत तो लगेगी। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में पहली टाइप डिफ्यूजन है, ये सारी मैं आपको फिर डायग्रामेटिकली भी समझाऊंगा। दूसरी टाइप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ठीक है। और तीसरी टाइप इसमें बेटे ऑस्मोसिस होती है, ऑस्मोसिस। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिफ्यूजन क्या होती है। ये देखें, ये आपको मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं, ये भी हमने सेल मेम्ब्रेन को एचडी में बनाया है। ये सेल मेम्ब्रेन है, इसको हम यहाँ पे जूम करके एचडी में देख रहे हैं। सो ये बाहर वाली साइड से अंदर वाली साइड पे डिफ्यूजन हो रही है, लिपिड्स के जरिए ही हो रही है। सो ये सिंपल ट्रांसपोर्ट है, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। दूसरा जो फैसिलिटेटेड होती है ये प्रोटीन्स के जरिए होती है, और प्रोटीन आपको मैंने पहले बता दिया था कि वो दो तरह के होते हैं, चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन। कैरियर्स को, कैरियर की एक स्पेशल टाइप होती है, उसको हम पंप भी कहते हैं, लेकिन वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जाके डिस्कस करेंगे। सो इसको यहाँ से हम फिलहाल अरेज कर देते हैं। जो चैनल प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन वो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये एक प्रोटीन है, और ये मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने ट्रांसपोर्ट होना है इस प्रोटीन में से। इसके दरमियान में आप देखें एक रास्ता सा बना हुआ है, एक राहदारी सी बनी हुई है, चैनल सा बना हुआ है, और उस चैनल में से मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर जा रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो। सो ये फैसिलिटेटेड है। अब कैरियर देख लें, इसके ऊपर मैं हेडिंग देता हूँ, ये चैनल है, ये क्या है जी, चैनल प्रोटीन है, इसको गेट भी कहते हैं। इसका एक और नाम क्या होता है जी, इसको गेट भी कहते हैं, गेट, जैसे कैल्शियम गेट्स पढ़ा, सोडियम गेट्स पढ़ा। अब तीसरी टाइप है कैरियर। कैरियर जो होता है ना, उसके अंदर चैनल तो नहीं होता, कोई रास्ता नहीं होता, बल्कि वो मॉलिक्यूल को अपने बाइंड करता है, अपने स्ट्रक्चर में चेंज लाता है, और फिर उसको दूसरी साइड पे ट्रांसपोर्ट कर देता है, यानी उसको कैरी करके ट्रांसपोर्ट करता है। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि दे अंडरगो, या कैरियर प्रोटीन्स अंडरगो चेंज इन देयर स्ट्रक्चर, ये अपने स्ट्रक्चर में चेंज लाती हैं, पहले बाइंड करती हैं, बाइंड करके फिर उसको दूसरी साइड पर छोड़ कर आती हैं। ये है पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ही मूव करवा रही थी। अब जो डिफ्यूजन है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स की होती है, फैसिलिटेटेड आयंस की हो सकती है, चैनल्स के जरिए किस किस की होगी, सोडियम आयंस आपने पढ़ा, सोडियम गेट्स आपने पढ़े हैं, उसके अलावा आपने कैल्शियम गेट्स आपने पढ़े हैं, कैल्शियम गेट्स आपने पढ़े जो मसल्स के अंदर काम करते हैं, स्केलेटल मसल्स के अंदर। कैरियर प्रोटीन्स ये अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स जो होते हैं इनको
ट्रांसपोर्ट करती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब आती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अपहिल है, ये आपके सामने एक्टिव ट्रांसपोर्ट डायग्राम में शो मैं कर रहा हूँ। इसमें जो ये लगा हुआ ये कैरियर ही है। सो कैरियर दोनों तरह की ट्रांसपोर्ट करवाता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी और एक्टिव। जो कैरियर प्रोटीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाती है उसको एक स्पेशल नाम देते हैं और वो स्पेशल नाम उसका है पंप। इसकी बड़ी फेमस एग्जांपल आपने पढ़ी थी, सोडियम पोटाशियम पंप। सोडियम पोटाशियम पंप ये क्या करते हैं, ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करवाते हैं। ये देखें, ये बॉक्सेस वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर कम है और नीचे ज्यादा है, फिर भी ये नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं और इस तरह एटीपी चाहिए, इनको एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए कम से ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ लेके जाने के लिए। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी दो तरह की होती है। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट या उसको प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, और दूसरी इनडायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट या उसको हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। इनमें फर्क क्या होता है, दोनों में एनर्जी तो चाहिए। अगर एटीपी एनर्जी देता है, एटीपी एनर्जी देता है तो वो डायरेक्ट या प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अगर एटीपी नहीं है, एटीपी के अलावा कोई और चीज है, जैसे कि वोल्टेज होता है समटाइम, वो एनर्जी देता है या कोई और मॉलिक्यूल एनर्जी देता है, तो वो सेकेंडरी या इनडायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कैरियर प्रोटीन है जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट भी करवा रही है और एक्टिव भी। अगर वो डाउनहिल मूवमेंट से करवा रही है तो वो क्या नाम है, कैरियर ही कंसिडर होगी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में काम करती हुई कंसिडर होगी। और अगर वो अपहिल करवा रही है तो उसका एक स्पेशल नाम बन जाएगा जिसको हम पंप कहेंगे, और सारों की एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। अब लास्ट जो ट्रांसपोर्ट होती है पैसिव एक्टिव के अलावा एक स्पेशल टाइप है, वो साइटोसिस होती है। ये सिर्फ बल्कि मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए होती है, यानी जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रोटीन से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, लिपिड से भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, तो फिर उनको मेम्ब्रेन खुद अपने अंदर पैक करके फोल्ड करके ट्रांसपोर्ट करके आती है। तो इसकी दो टाइप्स आपने पढ़ी हुई है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। सो अगर मेम्ब्रेन अंदर की जानिब, ये देखें, ये एक मैं फूड मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, ये फूड मॉलिक्यूल ये जब अंदर जाना चाहेगा तो मेम्ब्रेन अंदर की जानिब इन्वेजिनेट होगी और ये एक फूड वैक्यूल बन जाएगा। फूड के गिर्द जब मेम्ब्रेन का पीस आ जाता है तो वो फूड वैक्यूल बन जाता है, इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। और इसकी भी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है फैगोसाइटोसिस। फॉर एग्जांपल अगर ये सॉलिड मटेरियल इनटेक करे, सॉलिड मटेरियल क्या चीज हो सकती है, एक सेल है वाइट ब्लड सेल, वो किसी बैक्टीरिया को इंजेस्ट कर लेता है, खा जाता है, तो ये फैगोसाइटोसिस है जो कि सॉलिड मटेरियल को इंजेस्ट करती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी टाइप इसकी पिनोसाइटोसिस होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी लिक्विड मटेरियल को सेल एब्जॉर्ब करता है, फॉर एग्जांपल जब हम खाते हैं, डाइजेशन करने के बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के जो माइक्रोविलाई एपिथेलियल सेल्स के जो माइक्रोविलाई होते हैं वो एंडोसाइटोसिस करते हैं, और वो अगर लिक्विड को, पानी को कर रहे हैं तो, या कोई और जूसी चीज है या इस तरह की चीज है जो सॉलिड नहीं है, तो वो पिनोसाइटोसिस कहलाती है। इनका एक और नाम भी है, फैगोसाइटोसिस को हम सेल का ईटिंग प्रोसेस भी कहते हैं और पिनोसाइटोसिस को हम सेल का ड्रिंकिंग प्रोसेस भी कहते हैं। तो ये था सेल मेम्ब्रेन के बारे में सारा टॉपिक डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया। इससे रेलेवेंट कोई भी अगर आपके क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, तो आप वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। सो आज के इस एपिसोड में इतना ही।